नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पार्ट 2 और पेपर 4 से कुछ टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है कि मनोवैज्ञानिक के विकास में उनका क्या क्या योगदान रहा। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लीपजिग में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्री विलियम वुंट को ही जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने ही मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इस प्रयोगशाला में चेतना का अध्ययन करने का सर्वप्रथम कार्य वुंट ने ही आरंभ किया था। मनोविज्ञान के इतिहास में वुंट का नाम सीनियर मनोवैज्ञानिकों में लिया जाता है। विलियम वुंट का जन्म 1832 में जर्मनी के नैकाराउ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता ईसाइयों के लूथर संप्रदाय के पादरी थे। उनके पिताजी पादरी थे। वुंट के 3 भाई और 1 बहन थी। 2 की मृत्यु शैशव काल में ही हो गई थी और 1 भाई 8 साल की आयु में स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ हैंडनसीम चला आया। उसकी शिक्षा फ्रेडरिक मूलक के, जो उसके पिता के सहायक था, ने दी। मूलर ने व्यक्तित्व का वुंट के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 1875 में इनकी नियुक्ति लीपजिग विश्वविद्यालय, आधुनिक नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, में दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष के पद पर हुई थी। इस विश्वविद्यालय में 1879 में पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना किए, जो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से लोकप्रिय हुआ। 1873 से 74 में इनकी प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजी साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ, जिसमें मनोवैज्ञानिक को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने का पर्याप्त दावा प्रस्तुत किया था। इस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के स्थापित होते ही इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लग गए और अपने देश के विभिन्न कोनों से तथा विदेशों से बड़ी संख्या में छात्र उनसे दर्शन शास्त्र तथा मनोविज्ञान सीखने आने लगे। बी टीचनर सी स्पीयरमैन ब्रिटेन से आने वाले छात्रों में से मशहूर छात्र थे। बाद में टीचनर विलियम वुंट के एक अति महत्वपूर्ण शिष्य साबित भी हुए, जो अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में आकर अपने गुरु के विचारों को अधिक परिशुद्ध करते हुए एक विशेष स्कूल की स्थापना भी इन्होंने की थी, जिसे संरचनावाद की संज्ञा दी गई। 1875 से 1919 तक वुंट ने 186 छात्रों को पीएचडी की उपाधि अपने निर्देशन में भी प्रदान किया। समान रूप से कहा जा सकता है कि विलियम वुंट मनोवैज्ञानिक पर प्रभाव काफ़ी व्यापक रहा। उन्होंने ही मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक शोधों की शुरुआत की तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली पीढ़ी का पर्यवेक्षण किया। शायद यही कारण है कि उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है। अब इनका योगदान हम जानेंगे कि वुंट का क्या क्या योगदान रहा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। वुंट का मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मनोविज्ञान को क्रमबद्ध एवं एक प्रयोगात्मक विज्ञान का दर्जा देना था। उनके इस क्रमबद्धता की झलक उनके प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने क्रमबद्ध मनोवैज्ञानिक के विज्ञान के मौलिक तत्वों का उल्लेख निम्नलिखित भागों में बांट कर किया। अब कुछ जैसे कि पहला पॉइंट है, कितने भागों में बांट कर किया, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विषय वस्तु। वुंट के एक मनोविज्ञान अनुभूति का विज्ञान है। उन्होंने अनुभूति को 2 भागों में बांटा है।
तात्कालिक अनुभूति तथा मध्यवर्ती अनुभूति। तात्कालिक अनुभूति में वुंट का तात्पर्य स्वयं की अनुभूति से था तथा मध्यवर्ती अनुभूति से तात्पर्य वैसे अनुभूति से था जिसके सहारे व्यक्ति किसी चीज़ की स्थिति निर्धारित कर पाता है, जैसे दांत में दर्द का अनुभव होना एवं तात्कालिक अनुभूति का उदाहरण है। परंतु जब इस दर्द के आधार पर व्यक्ति दांत में संभावित कोटर का पता लगाया है तो यह मध्यवर्ती अनुभूति का उदाहरण होगा। वुंट ने यह स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु तात्कालिक अनुभूति है, न कि मध्यवर्ती अनुभूति। वुंट तात्कालिक अनुभूति या जिसे चेतन अनुभूति भी कहा जाता है प्राणविक स्वरूप पर बल डाला है। चेतन अनुभूति को दो मनोवैज्ञानिक तत्व या परमाणु में विश्लेषण किया जा सकता है, संवेदन तथा भाव। संवेदन को उन्होंने चेतन का वस्तुनिष्ठ तत्व माना तथा भाव को चेतन का आत्मनिष्ठ तत्व माना। ज्ञानेंद्रिय के कार्यों के संपन्न होने से व्यक्ति को संवेदन होता है। जब संवेदन आपस में एकजुट होकर मिल जाते हैं तो उसे प्रतिमान की संज्ञा दी जाती है। वुंट के अनुसार संवेदन तथा भाव के दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, गुण तथा तीव्रता। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? गुण तथा तीव्रता। इन दोनों विशेषताओं द्वारा संवेदन की पहचान आसानी से कर ली जाती है। इन दोनों विशेषताओं द्वारा संवेदन की पहचान आसानी से कर ली जाती है। भाव तत्व की पहचान तीव्रता की विशेषता के रूप में आसानी से हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति प्रायः यह कहता है कि उसके अमुक भाव में सुख या दुख का भाव तीव्र है। इसकी विशेषता के रूप में भाव की पहचान थोड़ी कठिन होती है। वुंट के अनुसार संवेदन तथा भाव से तत्व आसानी से एक विशेष यौगिक है, जिसके मानसिक यौगिक कहा गया है, में संगठित हो जाते हैं। मानसिक यौगिक का निर्माण सरल संवेदनों या सरल भावों या दोनों को मिलने से बनता है। विचार तथा संदेश मानसिक यौगिक के उत्तम उदाहरण हैं। जैसे फूल का विचार कुल कई संवेदना जैसे गंध, रंग, कोमलता आदि के संवेदनाओं के मिश्रण से उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि फूल के विचार को इन संवेदना में बांटा जा सकता है। इसी तरह से संवेदन विभिन्न भागों के मिश्रण का परिणाम भी होता है। जब भाव में प्रत्यक्ष कोई क्रिया उत्पन्न होती है तो इसे इच्छा कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध की अनुभूति होती है, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को क्रोध की अनुभूति होती है, जो कई तरह के भाव का एक यौगिक है, और इसमें क्रोध उत्पन्न करने की वस्तु की ओर प्रतिक्रिया करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। दूसरा पॉइंट है संबंध का नियम। क्या है? संबंध का नियम। वुंट ने न केवल चेतन अनुभूति के तत्वों का वर्णन किया, बल्कि इन बिंदु पर भी विचार किया कि चेतन अनुभूति के तत्व किस तरह संयोजित हो जाते हैं और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनसे यह आयोजित होता है। अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर उन्होंने यह स्पष्ट दिया कि चेतन के तत्व साहचर्य के माध्यम से संयोजित हो जाते हैं। तत्व का चेतन में संयोजन क्रमिक हो सकता है या फिर एक साथ हो सकता है। दूसरे शब्दों में कई तत्व एक यौगिक के रूप में इस प्रकार संयोजित हो सकते हैं कि एक तत्व की उपस्थिति से अपने आप ही दूसरा तत्व उपस्थित हो सकता है, या फिर वह इस तरह संयोजित होते हैं जब भी कोई एक विचार चेतन में आता है, अपने आप फिर दूसरा विचार चिंतन व्यक्ति की चेतना में आ जाता है। साहचर्य में आत्मसात्कर तथा जटिलन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। आत्मसात्करण में समानता या विरोध के आधार पर तत्वों का शासन स्थापित होता है। दो लंबे व्यक्तियों के बीच एक नाटा व्यक्ति
यदि अपने वास्तविक ऊंचाई से और अधिक नाटा अगर दिखता है तो यहाँ विरोध द्वारा दृष्टि संवेदना की आत्मसातकरण हो रहा है। जतिलन ने तात्पर्य दो विभिन्न ज्ञानेंद्रिया जैसे आँख और कान से प्राप्त संवेदना का सहचरिक होने से होता है। वुंट हर्बर्ट ने से प्रेरणा पाकर जटिलन के बारे में प्रयोग किए थे। अब तीसरा पॉइंट है मनोविज्ञान की विधि। वुंट ने यह बतलाया कि चेतन अनुभूति या तात्कालिक अनुभूति के अध्ययन के उपयुक्त विधि प्रयोग तथा अंतर्निरीक्षण है। अंतर्निरीक्षण के लिए जर्मन भाषा में उन्होंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन शब्द का प्रयोग किया। वुंट ने यह मत जाहिर किया कि अंतर्निरीक्षण ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति चेतन अनुभूति का विश्लेषण यह जानने के लिए करता है कि इसके कौन कौन से तत्व हैं जो विश्लेषित होकर उस अनुभूति का निर्माण करते हैं। वुंट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतर्निरीक्षण से तात्पर्य उनका मात्र सेल्फ एग्जामिनेशन से नहीं होता, बल्कि एक ऐसे नियंत्रित प्रेक्षण से था जो प्रयोगात्मक अवस्थाओं से किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेक्षण से था कि प्रयोगात्मक अवस्थाओं में किए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वुंट के लिए अंतर्निरीक्षण का तथा प्रयोग को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। शायद यही कारण है कि वुंट का अंतर्निरीक्षण एक तरह का प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेस न था, जिसके लिए एक प्रशिक्षित ट्रेंड इंट्रो स्पेशलिस्ट का होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रत्यक्षण या आत्मबोध। क्या है? संप्रत्यक्षण या आत्मबोध। वुंट के संप्रत्यक्षण के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक घटना के रूप में संप्रत्यक्षण, ज्ञान के रूप में संप्रत्यक्षण तथा क्रिया के रूप में संप्रत्यक्षण। एक घटना के रूप में संप्रत्यक्षण से तात्पर्य चेतना के केंद्र से होता है। किससे होता है? चेतना के केंद्र से होता है। दूसरे शब्दों में चेतन में किसी विशेष तत्व पर संकेंद्रित करना ही संप्रेक्षण कहलाता है। आजकल इसे ध्यान कहा गया है, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं उसे भी संप्रेक्षण का ही रूप है। इसका मतलब यह हुआ कि संप्रत्यक्षण के द्वारा चेतन में कुछ तत्वों या उद्दीपकों को संकेंद्रित किया जाता है तथा इसे प्रबल माना जाता है। पांचवा पॉइंट है मन शरीर समस्या। वुंट का मत था कि मन तथा शरीर एक दूसरे के समानांतर होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं करते हैं। अतः वुंट के लिए मन शरीर पर आधारित नहीं होता है और इसका अध्ययन सीधे किया जा सकता है। स्पष्ट हुआ कि वुंट का क्रमबद्ध मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के विषय वस्तु विधि नियम आदि का प्रकाश डाला गया है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह स्पष्ट है कि उनके क्रमबद्ध मनोविज्ञान का स्वरूप संवेदनवादी, परमाणुवादी, विश्लेषणवादी, साहचर्यवादी, अंतर्निरीक्षणवादी, प्रयोगात्मक तथा संरचनात्मक वादी था। वुंट का मनोविज्ञान संवेदनवादी इसलिए था क्योंकि उन्होंने संपूर्ण अनुभूति को संवेदन में ही उत्पन्न माना। वुंट का मनोवैज्ञानिक संवेदन पर इसलिए था क्योंकि उन्होंने संपूर्ण अनुभूति को संवेदन में ही उत्पन्न माना। उनका मनोविज्ञान परमाणुवादी था क्योंकि मनोविज्ञान की विषय वस्तु अर्थात चेतन अनुभूति की रचना दो प्रमुख तत्व अर्थात संवेदन एवं भाव के योग से होता है। इनका मनोविज्ञान विश्लेषणवादी इसलिए था उनके विज्ञान का लक्ष्य चेतन अनुभूति का विश्लेषण करके उन्हें तत्वों का पता लगाना था। उनका मनोविज्ञान साहचर्यवादी इसलिए था क्योंकि चेतन अनुभूति के दोनों तत्वों को आपस में जोड़ने से साहचर्य की भूमिका को उन्होंने प्रधान बतलाया। उनका मनोविज्ञान अंतर्निरीक्षणवादी इसलिए था क्योंकि वुंट अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण विधि के रूप में स्वीकार किया। उनका मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक इसलिए था क्योंकि उन्होंने चेतन अनुभूति का अध्ययन
क्योंकि उनका मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक इसलिए था क्योंकि उन्होंने चेतन अनुभूति का अध्ययन प्रयोग के माध्यम से करने पर बल डाला था। उनके मनोविज्ञान को संरचनावाद मनोविज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य चेतन अनुभूति की संरचना के तत्व को खोज करना था। शायद यही कारण है कि उनके मनोविज्ञान को अंतर्वस्तु मनोविज्ञान भी कहा जाता है। वुंट के अब इस पर से स्पष्ट है कि वुंट ने अपने जीवन काल में अनेक रंग देखे। उनका योगदान मनोविज्ञान के क्षेत्र में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। और किसी भी प्रकार का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को बुलाना दाबना भूलिएगा नहीं, क्योंकि जो भी कोई अगर हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नेक्स्ट तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।